नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खास बात। और इस खास बात में आज हम बात करेंगे उस व्यक्तित्व की जिसने पहाड़ों में दबी अपनी आवाज को उठाया और बॉलीवुड तक का एक लंबा सफर तय किया। और उनको आज हर कोई जानता है, क्योंकि मैं कहूंगा आपको जस्ट इमेजिन। और जस्ट इमेजिन जो शब्द बार बार यूज होता है, प्रयोग में लाया जाता है, तो वो व्यक्तित्व हमारे साथ आज मौजूद है हेमंत पांडे जी। हेमंत पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार नमस्कार। और आपके तमाम दर्शकों का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आज आप लोगों के साथ बैठने का, बातचीत करने का मौका मिला। हेमंत पांडे जी, लंबा सफर आपने तय किया पहाड़ों से। अमूमन जिस समय लोग टीवी तो छोड़िए, शहरों का रुख करते थे, वो भी नौकरी के लिए, और उसमें भी कहीं ना कहीं भागदौड़ भरी जिंदगी थी और उसमें भी स्ट्रगल करना पड़ता था। आपने कैसे सोचा बॉलीवुड का सफर, एक इतना कठिन सफर जो आज भी कठिन है? मैं सच बताऊं तो हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि परमात्मा एक दिन ऐसा मुकाम भी देगा, क्योंकि मेरे ज़माने में दूरदर्शन हुआ करता था, उसमें शम्मी नारंग वगैरह लोग समाचार पढ़ते थे और एक आध सीरियल देखने का मौका होता था, क्योंकि हमारे घर में टीवी भी नहीं था तब। तो अपनी इच्छा होती थी एक दिन तो गुरु टीवी में आना है यार, चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर गांव में पिथौरागढ़ में मेरा जब वहाँ रहने का मौका मिला, पढ़ने का मौका मिला, तो नाटकों में काम करते थे जी, और रामलीला में काम करते थे। तो वो धीरे धीरे वो माहौल ऐसा बनने लगा, दोस्त ऐसे बोलते थे, यार तू जा, तू तेरे ये है ना, ये लगता है ना, तो ऐसा थोड़ा सा चढ़ा देते थे। तो मन किया कि अब मैं निकल लेता हूँ। तो बस 12वीं के एग्ज़ाम दिए और आखिरी पेपर, और भिटौला देने के लिए मैं अपनी दीदी को दिल्ली आया था, तब वो दिल्ली रहती थी। तो पिथौरागढ़ से जब भिटौला देने के लिए निकला मैं, तो माँ जब टीका लगा रही थी, मैंने कहा कि अब नहीं हूँ मैं घर। तो माँ समझ गई कि अब ये आएगा नहीं सच में। तो पिताजी को ये बात पता नहीं थी, मतलब निकल गया फिर। तो और माँ जानती कि मध्यम वर्गीय परिवार था, और उस हालात में रहना बड़ा अलग तरह की जिंदगी थी वो, मतलब, और अभाव था, गरीबी थी, नो डाउट। तो किसी भी तरह से वो घर से निकलना चाहता था। बस परमात्मा ने आवाज सुनी, दिल्ली चला गया, भिटौला गया, वहीं रहने लगा। थोड़ा काम वाम में हम उनके हाथ बटाने लगा घर में कि मुझे निकाले ना। तो वो मजेदार पीरियड रहा। फिर वहां से थिएटर की शुरुआत हुई। फिर NSD रेपर्टरी में मुझे 2-2.5 साल करीब काम करने का मौका मिला, इब्राहिम अलकाई साहब के साथ, राम गोपाल बजाज के साथ, रंजीत कपूर साहब, MK रैना, एक से एक रंगमंच के जो भारत के जो टॉप दिग्गज हैं उनके साथ काम करने का मौका मिला, त्रिपुरारी शर्मा जी। बहुत लंबा सफर आपने एक तय किया है। तो वो थिएटर दिल्ली गए, तो दिल्ली जाने के बाद रंगमंच का जो स्ट्रगल होता है, 6 साल में फिर वहाँ रहा। उसमें मैंने जन माध्यम एक संस्था, उनके साथ मेंटली रिटार्डेड बच्चों के लिए वो NGO काम करता है, तो उसके साथ पपेट चलाता था, नाटक करता था। अल्लारिपू एक संस्था है, उनके साथ में काम करता था। तो फिर वहाँ से बैंडिट क्वीन में मुझे फिर एक छोटा सा रोल मिला, दशमलव जैसा, वो मैं ही जानता हूँ कि मैं कहाँ था उसमें। तो और बैंडिट क्वीन के सारे कलाकार जो है दिल्ली से फिर जाने लगे, चाहे वो निर्मल पांडे जी हों, सौरभ शुक्ला, मनोज बाजपेयी, सब लोग। तो हम थोड़ा वहाँ पे सीनियर होने लगे दिल्ली में ना, कुर्ता उर्ता एकदम दादा दादा बोलने लगे, तो वहाँ इज्जत होने लगी। मैंने कहा गुरु अब निकल लो यहाँ से। वहाँ एकदम चरम आ चुका था, नाटक ही करते थे और जो टीवी का काम होता था दूरदर्शन का वो करते थे। फिर मुंबई चले गए, और मुंबई जाके मेरा पहला सीरियल है हम बम्बई नहीं जाएंगे, वो तिग्मांशु धूलिया जी ने डायरेक्ट किया था। तो एक चीज हेमंत जी आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे कि अमूमन हर किसी का एक स्ट्रगल भरा सफर रहा है, कठिन परिस्थितियों से वो निकले। आपने कहा कि आपके घर में टेलीविजन नहीं था, पर टेलीविजन में आने की कोशिश आपने करी और उसमें आप सफल भी हुए। टेलीविजन आपने पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया। पहला मौका जो मिला था, उस वक्त क्या भावना आई थी दिल के अंदर, वो आपसे जानना चाहेंगे। जो छुपी हुई भावना है, जो मन के अंदर उभरा होगा उस वक्त। वही तो चाहते थे, ये वाले भाव कि सब जिस दिन टीवी पे मैं आया पहली बार, मॉर्निंग ट्रांसमिशन का सीरियल था, गोम्फा के हार का रहस्य, वो पुष्पेश पंजी द्वारा लिखित था वो, और सुबह टेलीकास्ट होता था। तो मतलब नहा धो के एकदम तैयार। तो उसमें जिन लोगों के रिएक्शन, क्योंकि उस वक्त फोन भी नहीं हुआ करते थे, टेलीफोन, और किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी बात भी मानी जाती थी।
लेकिन वो चीज़ उतने लेवल पे शेयर भी नहीं हुई। धीरे धीरे उस दिन से जो है थोड़ा मान सम्मान पिताजी का भी बढ़ने लगा, क्योंकि वो लोग भी चाचा, उनको भी लगता था कहाँ फंस गया ये, क्योंकि कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई डॉक्टरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आपका बेटा क्या करता है पांडे जी? तो पिताजी चुप हो जाते थे, वो कहते थे कि नाटक कर रहा है। बोले नाटक तो कर रहा है, वैसे क्या कर रहा है? तो वो एकदम सिर नीचे हो जाता था। उस दिन से जो है टीवी पे जब आया तो शहर के बड़े प्रोफेसर्स ने, कॉलेज के लोगों ने और गणमान्य व्यक्तियों ने बाबू को बोला कि तुम ओरिजिनल देख हो बेल्ले टीवी में बड़ा भल लग। तो वहां से पिताजी को भी लगने लगा कि नहीं, मेरा बेटा जो है सही ट्रैक पे चल रहा। तो एक अलग शुरुआत, मजेदार। बिल्कुल तमाम सफर आपने गिनाया कि अगर सरल शब्दों की बात करें, मुझे तो आपकी बात में काट रहा हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ एक बात कि जिसके बेटे ने जिसके बाप ने अपने बेटे को हीरो मान लिया ना, या जो बेटा अपने बाप को हीरो मान लेता, मुझे लगता है फिर वो जिंदगी में कहीं मार नहीं खाता। बहुत अच्छी बात आपने कही है कि आपने अपने पिताजी जिस तरीके से, मतलब मैं ऐसा काम करूं, मेरे पिताजी का नाम खराब नहीं होना चाहिए यार, बस उस हद तक मैं जा सकता हूँ जहाँ माँ बाप को कुछ लांछन ना लगे, वहां तक कुछ भी करना पड़े मैं तैयार। तो वो मादा मुझे लगता है इंसान में हर एक में होना चाहिए। और बिल्कुल ये दम आपको आपके माता पिता से ही मिला होगा, ये जो शक्ति आपको मिली आपके माता पिता से ही मिली होगी। अगर सरल शब्दों में बात करें तो कौन है हेमंत पांडे? हेमंत पांडे पिथौरागढ़ के पाभे गांव का रहने वाला एक सामान्य सा लड़का है, जिसने दुनिया में इतने सुख देख लिए, इतना मान सम्मान परमात्मा ने दिया है कि गाय भैंस चराता था मैं, और गाय भैंस भी बड़े स्टाइल से चराता था। मतलब अपना झोला, उसमें लूडो, सांप सीढ़ी, व्यापार, एक चाकू, नमक सब रखता था गाय भैंस चराने में, पानी वानी सब होता था। उससे लेकर के आज हिंदी सिनेमा के फिल्मों में बड़ा बड़ा काम करने को मिल रहा है और विदेश जाने को मिल रहा है, विदेशी फिल्मों में काम करने को मिल रहा है, अवार्ड वाली फिल्मों में काम करने को मिल रहा है, आर्ट फिल्में तरह की, ऐसा विषय जिसमें मैं चाहता हूँ वो रोल करने को मिल रहा है। और उसके अलावा सरकार ने मुझे यहाँ पर फिल्म विकास परिषद का उपाध्यक्ष बनाया, तो ये एक काम मिला हुआ है। दूसरा, बेटी बचाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर मुझे राज्य में बनाया गया। तो अब ये एक अलग था अध्याय, ये एक चरण था, पूरी तरह वो एक समाप्त हो गया। बिल्कुल एक लंबा अध्याय आपके साथ जुड़ा है। बॉलीवुड से, टीवी से कह सकते हैं सफर की शुरुआत हुई और एक बॉलीवुड के मुकाम तक आप पहुंचे और तमाम बड़ी फिल्मों में आपने मेरा बड़ा अनुभव उत्तराखंडी फिल्म का रहा। मैंने गोपी भीना की है और बड़े गर्व से मैं कह सकता हूं कि आज गोपी भीना उत्तराखंड की फिल्म को मुंबई जैसी जगह में एक दिन में 5 जगह लगाया जाता है। अभी नासिक में लगाया गया है, चंडीगढ़ में लगाया जा रहा है और देश भर में। और मैं तो प्रोड्यूसर्स को धन्यवाद कहना चाहूँगा, भज्जी की पूरी टीम को, कि वो लोग दिल से सच में पहाड़ से प्यार करते हैं, उत्तराखंड से प्यार करते हैं और उसके लिए वो जगह जगह पूरे देश में उसकी शोज लगे हैं। अब उत्तराखंड में भी वो फिल्म टैक्स फ्री का लेटर आ चुका है, तो वो टैक्स फ्री भी हो जाएगी, तो यहाँ उत्तराखंड में और ज़्यादा लोग देखेंगे। उसका खुशी मुझे तब हुई कि जब पिथौरागढ़ में जब हॉल में सुबह 9 बजे का शो चल रहा था, तो टीचर बोली इसकी मेक अ सिंगल लाइन चिल्ड्रन फॉलो मी, ऐसा ये चल रहा है। और जब वो बच्चे सिनेमा हॉल में घुसे तो वापस वो गो जी होलो भले होलो जी भ्यो भले होला गाना कुमाऊनी में गाते हुए बाहर आ रहे थे। तो मुझे बड़ा भाषाओं को भी मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इंग्लिश स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं और लेकिन हमारी फिल्म देख रहे हैं और देखने के बाद वो बाहर आके उस फिल्म का गीत गुनगुना रहे हैं। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल, आप बहुत बड़ी उपलब्धि भी है। और यहाँ पर एक सवाल और उठ जाता है कि हेमंत जी, अमूमन हमने देखा है कि पहाड़ खाली होते जा रहे हैं, पलायन एक अहम मुद्दा हो चुका है जिससे आप भी रूबरू होंगे और इसको लेकर तमाम प्रयास भी सरकार कर रही है। आप लोगों से भी एक उम्मीद लगा के बैठी है सरकार कि कहीं ना कहीं आप लोग आगे आएं और आप लोग पहाड़ को, इस पलायन जैसे कई मुद्दों पर आप लोगों ने फिल्म भी बनाई हैं, गाने भी बहुत बने हैं, पर क्या असली जड़ तक पहुंचने के लिए कलाकारों को एक अहम संसाधन जुटा सकते हैं? क्योंकि फिल्म के लिए शूटिंग के स्थान की बात करें तो उत्तराखंड उपयुक्त है, कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर फिल्म की शूटिंग हो सकती है, बस प्रेजेंट करने की देरी। मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो ये फिल्म की शूटिंग की जगह की आपने बात करी, मैंने तो एक बार फेसबुक में स्टेटस भी डाला था कि उत्तराखंड में जहाँ खड़े हो जाओ वो जगह शूटिंग की लोकेशन बन जाती है। उत्तराखंड तो हर जगह शूटिंग कर लो आप, इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं कि इसमें कुछ कम बोला जाए या बड़ा चढ़ा के, वो सच्चाई की बात है। और दूसरी बात, जहाँ तक सरकार अगर कोई भी ऐसा काम चाहती है हमसे, कलाकारों से
या पर व्यक्तिगत रूप से मुझे किसी भी चीज़ के लिए, तो मैं तो उसके लिए तत्पर हूँ, मैं काम कर ही रहा हूँ। और महीने में कुछ समय अब मैं लगातार यहाँ हूँ भी। हालांकि ये तो पूरा 1 महीना पूरा उत्तराखंड में बीत गया मेरा, ऋषिकेश से लेके रुद्रप्रयाग, देहरादून, सब पूरी फिल्म हैंगओवर, एक फिल्म की शूटिंग खत्म की है मैंने, हिंदी फिल्म है वो। और अच्छा लग रहा है कि हिंदी फिल्में यहाँ आ रही हैं, और अपनी तरफ से जितना प्रयास हो सकता है मैं चाहता हूँ कि प्रोड्यूसर को बोलूँ कि आ जाओ वहाँ शूटिंग कर लो, वहाँ सुख सुविधाएं जितने भी हो सकती है मिल जाएंगी। और दूसरी बात, सुविधाएं मिले न मिले, लेकिन आपके पास लोकेशन तो बहुत बढ़िया मिल गई है। बिल्कुल, लोकेशंस भी बहुत हैं। अगर फिल्म विकास परिषद की बात करें तो कहीं ना कहीं अब अहम जिम्मेदारी आपको मिल चुकी है, और इसको निभा पाना एक सबसे बड़ी चुनौती होगा आपके लिए, जिससे आप पार भी पा जाएंगे, क्योंकि आपने कई बड़ी चुनौतियों को पार पाया है। तो कैसे मानते हैं इस चुनौती को आप? देखिए, चुनौती नहीं है, ये तो दिल का काम है, मेरे दिल का। मतलब मैं फिल्म विकास बोर्ड में रहूं तो भी, न रहूं तो भी, ये तो मेरे दिल का काम है। मतलब ऐसा काम है कि जो मैं सोचता हूँ था या बचपन से मैंने ख्वाब देखा था, वो यहाँ पूरा होने की संभावना है, मेरे जैसे और तमाम लोगों के लिए। मेरे हो जाएगा तो इसका मतलब औरों के भी हो जाएगा। तो उसके लिए सरकार में रहते हुए ऐसी नीतियां बन जाएं, ऐसे नियम बन जाएं उत्तराखंडी सिनेमा को आगे बढ़ाने के लिए, कि किसी भी तरह की कोई आवश्यकता उत्तराखंडी मेकर को पड़े ही ना बाहर की। उसको गांव-गांव लेवल तक, तहसील लेवल तक, ब्लॉक लेवल तक अगर सिनेमा हॉल हमारे छोटे-छोटे खुल जाते हैं, मतलब सरकार नहीं खोलेगी उसको, सरकार तो कोई कभी सोच भी नहीं, ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन लोगों में ऐसी अवेयरनेस आ जाए कि कोई बेरोजगार लड़का है, पलायन की सोच रहा है, अगर उसके पास 20 लोगों के बैठने की जगह है, तो मैं सरकार से ये चाहूंगा कि हम ऐसा नियम लागू कर दें कि वो वहां पर सिनेमा हॉल अपना प्रोजेक्टर के थ्रू दिखा सकता है। उसका वो टिकट लगाए, हमको उसकी जानकारी रहेगी, उससे टैक्स लिया ही नहीं जाएगा, क्योंकि वो कमाने लगेगा तो तब हमें अच्छा लगेगा ना। और मुझे नहीं लगता कोई सरकार इस बारे में टैक्स के लिए बोलेगी, हमारे लोग खड़े हो जाएंगे, हमारे युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। किसी के पास अगर प्रोजेक्टर है और आपके पास जगह है, तो आप दोनों लोग मिल के करो, आप ऐसे आओ, और आप कहीं नहीं आते तो सीधे मेरे पास आओ, तो हम उस चीज़ को अपने टीम के सदस्यों के साथ अपनी बैठकी में, अपनी मीटिंग्स में उसको रखेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मैं जिस जगह पर बैठा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, करेंगे वो लोग जिन्होंने करना है, जिनको चाहिए, जिनको ज़रूरत है, उनके साथ मैं हूँ। मैं चाहे फिल्म विकास बोर्ड में रहूँ चाहे ना रहूँ, मैं व्यक्तिगत रूप से भी उत्तराखंड ने मुझे इतना कुछ दिया है, तो मेरे लिए तो मज़ेदार काम है। मज़ेदार काम भी है, और आपके लिए जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि चुनौती नहीं है, आपका दिल की बात है कि आपका मन करता है इसको करने में। सवाल कहीं उठ जाते हैं कि अमूमन हम लोग पहाड़ों की बात करते हैं तो पहाड़ों की कठिनाई भी आपने देखी है और वो दौर भी आपने देखा है। कितना बदला है उत्तराखंड अगर आपके मायने में माना जाए तो? कायदे से तो पूरा ही बदल चुका है, सब कुछ बदल गया है। जो उत्तराखंड, क्या वो चुनौतियां कम हो पाई? पहाड़ का जीवन पहाड़ जैसा ही है अभी कि आसान हो गया? नहीं, सिर्फ इतना कह सकते हैं कि सड़कों के माध्यम से सड़कें इतनी बन चुकी हैं, क्योंकि मैं सच्चाई की बात कर रहा हूँ, हमारे गांव में तक सड़क नहीं थी, लेकिन जाल फैला है, क्योंकि कोई भी चीज़ के विकास के लिए सड़क का होना जरूरी है, यातायात के संसाधनों का होना जरूरी है, तो वो बढ़ रहे हैं, नो डाउट। और पलायन वाकई बहुत बड़ी समस्या है। इससे निपटने के पर्यटन के हिसाब से मेरे पास जो आइडियाज़ हैं या जो मुझे लगता है इम्प्लीमेंट हो सकते हैं या होने चाहिए, वो तो एक तो सिनेमा है, इससे ना बहुत लोगों को रोजगार मिल जाएगा, फिल्म बनाने लगेंगे लोगों को, उनको मालूम है इतना पैसा आ ही जाएगा। जनरली फिल्म बर्बाद ही होती है, फिल्म बनाने वाले लोग, तो उनको पैसा आने लगेगा, और ये क्रांति का वाला लेवल काम होगा, क्रांति आ जाएगी, एकदम क्रांति ही चाहिए, तभी उसमें सक्सेस माना भी जाएगा हमको। फिल्म की हम लोग बात कर रहे हैं, क्रांति की आप बात कर रहे हैं। अमूमन देखा गया है कि जो हमारे वाद्य यंत्रों की अगर हम बात करें, गढ़वाल कुमाऊं में एक जैसे ही वाद्य यंत्र हैं, कईयों के नाम अलग अलग भी कहते हैं हम लोग। पढ़ाई होती है विदेशों में इन वाद्य यंत्रों की, पर अपने अगर हम बात करें, अपनी यूनिवर्सिटीज में बात करें, तो कोसों दूर है हम लोग अपनी संस्कृति से ही। क्या कॉलेज और स्कूल लेवल से अगर हम ये सब चीज़ों की शुरुआत करें तो आगे हम अपनी संस्कृति को भी ले जा पाएंगे? और साथ ही साथ जो रोजगार की हम लोग बात कर रहे हैं, तो लोग रुझान बढ़ेगा लोगों का इस ओर, आपको नहीं लगता है? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। और ये भी वही चीज होती है ना, एक तरफ मोबाइल का दौर है, मोबाइल, एक बच्चा मोबाइल रखना ज्यादा बड़ी बात समझ रहा है, उसके बदले में वो हुड़के के साथ वो कोई प्ले नहीं कर रहा, सोच रहा, या दमुआ के साथ। समाज तो बदल रहा है, देखिए
लेकिन उसको बदलने वाले भी हम ही लोग हैं, समाज के ही लोग हैं। और आप ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन जो लोग विदेशों में भी वाद्य यंत्रों की पढ़ाई की बात कर रहे हैं आप, या यहाँ भी, ऐसी बात नहीं है, कुछ लोग हुड़का बजा के वो अच्छा सर्वाइव कर रहे हैं, ढोल धमुआ बजा के अच्छा सर्वाइव कर रहे हैं। वो व्यक्ति की बात है मेरे ख्याल से। लेकिन अगर जब आप समाज की बात कर रहे हैं, तो समाज में जिस स्कूल में कि हम समाज की बात करें, उसमें चाहे वो अध्यापक हों, चाहे स्कूल के मालिक हों, चाहे वहाँ काम करने वाला कर्मचारी हो, चाहे बच्चा हो या बच्चे के माता पिता हों, उन सब की एक सोच बने जिससे वहाँ पर भी ये चीज़ लागू हो, या उनके जो क्रिएटिव लोग हैं वो इस चीज़ को लागू कर सकते हो, ये उनके हाथ में। एक सवाल यहाँ पर यह है कि हेमंत पांडे भी पहाड़ से निकले, पिथौरागढ़ से, दूरस्थ क्षेत्र, जब उस दौरान सड़क भी वहां पर नहीं थी। अगर अब के युवाओं को सीख देने की बात करें आप कि पहाड़ के युवा कैसे अपने आप को कलाकार बना सकते हैं, क्योंकि कला है हर किसी के अंदर, कोई ना कोई कला छुपी होती है, चाहे वो टेलीविजन के उसकी हो, अलग अलग हुनर हर किसी के अंदर होता है, उसको कैसे पहचाने युवा, क्योंकि उसके लिए भी अभी भी चुनौतियां हैं जो आपके समय भी थी। बहुत है, बिल्कुल बहुत है। मुझे लगता है एक तो पहला तो ये होता है भाग्य का खेल। अगर आपके भाग्य में ये लिखा है ना, तो भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम, एक वो बात है। दूसरा, जो लोग अपने कर्म से अचीव करते हैं, उनको तो फिर छाती फाड़ के ही चलना पड़ेगा, कि मरना तो है। ऐसा मादा लेके चलो तो फिर रेखाएं फेल हो जाएंगी। उद्दम जिगर चाहिए, और आदमी कर सकता है। आदमी दिन भर में 2 रोटी खा के पूरे दिन सर्वाइव रह सकता है, क्योंकि एकदम योद्धा की तरह रह सकता है। उसकी सोच ऐसी होनी चाहिए कि लक्ष्य उसका इतना स्ट्रांग होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर भाग्य में आपके है तो रास्ते अपने आप बन जाएंगे, अगर नहीं है तो फिर सीना चौड़ा करके मुसीबतों को झेलने के लिए आप तैयार रहिए। और मैं तो कई लोगों को बोलता हूँ, कई लोग बोलते हैं कि मेरे बच्चों को सिनेमा के लिए, इसके लिए, तो मैं उनको सच्चाई से बोलता हूँ कि जैसे पहाड़ में हूँ ना, कि चिड़िया जब बच्चे होते हैं 5-6, तो एक चिड़िया के बच्चे को वो चिड़िया द्यो चढ़ा देती है, भगवान को चढ़ा देती है। तो फिर ऐसा सोचो, कहीं ना आपको फिर जिगरा मजबूत और दूसरी बात क्या है कि अगर आपको अच्छा लगता है एक्टिंग, मुझे कोई लोग बोलते हैं कि आपने स्ट्रगल किया, ये किया, वो किया, मुझे नहीं लगता स्ट्रगल है वो। स्ट्रगल वो है जो मैं करना नहीं चाहता और मुझसे करवाया जा रहा है। अरे मैं तो एक्टिंग ही करना चाहता हूँ, कहीं में मुझे पैसे मिलते हैं, कहीं नहीं मिलते हैं। जब शुरू में आया तो कुछ भी नहीं होता था, लेकिन एक्टिंग करने को मिल जाती थी तो ये खुशी होती थी। आप कहते हैं कि मतलब ये खुशी के कारण आदमी करता रहता है, अपनी खुशी के लिए इसे स्ट्रगल नहीं कह सकते। अब हमको खाना भी नहीं मिलता था कई बार। अच्छा, ऐसा भी दिन देखें कि एक दिन हमने सिर्फ ब्रेड पानी में भिगा के खाई, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था क्या कि, और एक दिन तवे में आटा भून के खाया, क्योंकि हमारे पास सब्जी बनाने को कुछ नहीं था, हमारे पास सिर्फ आटा था। अब क्या करें, और चीनी पड़ी थी, दूध नहीं था, चाय भी नहीं बना सकते। हमारे पास एक ही ऑप्शन था कि तवे में आटा भून के जाए, चीनी के साथ खाया जाएगा। और एक दिन एक ही ऑप्शन था, कोई पैसे ही नहीं, भविष्य में कब 2 रुपए 5 रुपए आएंगे कुछ पता ही नहीं। लेकिन ब्रेड खाई भिगा के, उस पर दुख नहीं मनाया। वो दिन था, वो देखना था, देखा। कई दिन भूखे रहे, कई बार ऐसा दिन भर भूखे हुए और अचानक ऐसे, ये भगवान अब क्या होगा, इतने में कोई सामने से आ गया, क्या हाल है, अरे बढ़िया। तो देखते ही ना हमारा शरीर बोल देता था उसको कि खाना खिला, खाना खिला। दिन भर भूखे, नाटक की रिहर्सल चल रही, खाना, तो वो समझ जाता था, मतलब हमारे बगैर बोले कि 3 रुपए पड़े मेरे पास, कि ये खाएगा, हाँ, तो वो भगवान ही बेचता था। और आपको बताऊं, जो सड़कों पे जो पैसे मिलते हैं ना, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, मैं आपको सच बताऊं, वो पैसे उसी व्यक्ति को मिलते हैं जिसको सच में जरूरत है। भगवान ऐसा खेल रचाता है। आपके पास पैसे नहीं अचानक होता है ना, तो उसको भगवान ही भेजता है। ऐसा भी कई बार हुआ है। कई बहुत खट्टी मीठी यादें आपकी जुड़ी हुई हैं, जिस तरीके से आपने बताया कि शुरुआत भी मतलब आपने मजेदार है सब। देखो आज बोल पा रहे हो ऐसा, और सच्चाई बस इतना ही रखा कि सिनेमा लाइन में असफल होने की गारंटी है, सफल होने के चांस है, ये बात हमेशा बोलता हूँ। तो ऐसे में परमात्मा ने हमको संगत अच्छी रखी, बिगड़ने वाले ऐसा माहौल नहीं मिला, वरना माँ बाप नहीं, कोई नहीं, अकेले रह रहे, और गांव से एकदम आए थे शहर में, बड़ा शहर दिल्ली। बिल्कुल, आपकी बातों के बीच आपकी आंखें भले ही नम हो, पर शब्दों में जो बात है वो कई जान डाल देती है, और हर एक युवा के लिए प्रेरित करने की कोशिश मुझे लगता है। मैं अभी भी जो नए लड़के आते हैं ना, उनको ये बोलता हूँ, बेटा यार तुम एक काम करो, सिर्फ एक बात तो माँ बाप का कहना मान लो। माँ बाप का जिसने कहना मान लिया वो हीरो वैसे ही हो गया, है ना। और जिसने माँ बाप का कहना मान लिया तो उसका बुरा भी नहीं होगा, क्योंकि माँ बाप भगवान से बड़े होते हैं।
इससे अलावा सक्सेस होने का कोई रास्ता ही नहीं है। मेरा तो युवाओं को सबको एक ही मानना है कि माविज बाबू कयूं मान ली, कभी नुकसान के हो ही नहीं, और अगर कभी नुकसान हुए लेगे वो ऊपर वाला, क्योंकि ऊपर वाले से ऊपर माता पिता बस। तो मतलब कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा, मुझे लगता है कोई भी चीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने ये दो चीज मान ली, फिर मुझे नहीं लगता हो गया, फिर तो पूरी किताब आपकी सब लिख देता ना ऊपर वाला। हेमंत पांडे को तब गांव के लोग कैसे नजरिए से देखते थे और अब कैसे नजरिए से देखते हैं, वो आपको कैसा लगता है? उसमें अगर अंतर की बात करें आपकी, क्योंकि कहीं ना कहीं मन की बात है, ये छुपा रहता है, तो वो आपसे जानना चाहेंगे। पहले हम चाहते थे कि अरे मेरा सीरियल किसी ने टीवी में आने वाला होता था ना, 16 रुपए पर मिनट की कॉल लगती थी एसटीडी तब, और फोन कर रहा हूँ और किसी और के घर, हाथी जी के घर, हाँ मुन्नी दी, हाँ मैं टीवी में सीरियल हाल देख लिया, हाँ बाबू ने बता दिया, हो इस चले कह दिया, ओए राक्षु में 16 रुपए का निकल गया कि 32 में मैं नहीं जा पाए, पहले मिनट में बात बोल दी। तो वो एक एक्साइटमेंट होता था, खुशी होती थी बोलने की। फिर अपने बोलने लगे तो भी कई बार ऐसा होता था उस दिन टेलीकास्ट ही नहीं होता था वो। जब आप एक कह सकते हैं कि टेलीविजन में आपका जब आए, उसके बाद जब गाँव गए, हाँ। क्या माहौल था गाँव का? देखो वो तो सब बदला है ना, पर इतने सालों में आप सोचिए 28-30 साल से मैं घर से बाहर हूँ, तो इन 30 सालों में पूरा जीवन देख लिया कि किसी का बच्चा अगर खराब है, पढ़ने में ठीक नहीं है, देखो इसको बदमाश को हेमंत पांडे की तरह होता चला जा रहा है, ऐसा बोलते थे। अब बोलते कि अरे हेमंत पांडे जैसा बन। तो ये दोनों रूप देखे मैंने कई स्कूलों में। हम जब सबसे पीछे की बेंच में बैठते थे, आज परमात्मा जो है उसी स्कूल में सबसे आगे सोफे में बिठवा रहा है। तो सब ऊपर वाले की लीला है। हाँ मेहनत है, देखो हमारा मेहनत और सच्चाई, तो चाहे लेबरी करो, चाहे झाड़ू पोछा करो, चाहे खाना बनाओ, इन्वॉल्वमेंट रखोगे तो ही खाना अच्छा बनेगा। सफाई करने में, पोछा लगाने में दिल लगाओगे तो ही पोछा अच्छा लगेगा। ध्यान कहीं और है, पोछा लगाओ तो 100% वहाँ कुछ गलत रह जाएगा। तो ध्यान तो हर वक्त रखना ही पड़ेगा। बिल्कुल। हेमंत जी, एक चीज़ और यहाँ पे आपसे जानना चाहेंगे, तमाम जिम्मेदारियां आपको मिली है, अगर आपके परिदृश्य से बाहर आए और अब की बात करें, तमाम जिम्मेदारियां हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के आप ब्रांड एम्बेसडर भी अब यहाँ पर हैं, तो चुनौतियां बहुत हैं। जिस तरीके से हमने पहले भी बात करा, आपने बोला कि चुनौतियां नहीं कह सकते, इसको एक कह सकते मेरा कार्य है, बिल्कुल मन का काम है। अगर बात करें बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की, इसको लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे आप जनता को? कल मेरी मुलाकात अजय भट्ट जी के साथ हुई, और आज चूंकि मैं निकल रहा हूँ, बॉम्बे जा रहा हूँ, अब मैं अप्रैल में आऊँगा फर्स्ट वीक में, तो उसके बाद काफ़ी खाका तैयार हो चुका होगा कि हम और क्या क्या कर सकते हैं। कोई भी अभियान हो उत्तराखंड राज्य से रिलेटेड, जिसमें देश का भला भी हो रहा हो, तो वो काम करने में कोई बुराई नहीं, कुछ भी रात दिन भी आप काम करिए। और मैं तो चाहता हूँ कि अभी बहुत सारी चीज़ें व्यक्तिगत रूप से अपने माध्यम से, थिएटर के माध्यम से, वर्कशॉप के माध्यम से, मैं उत्तराखंड में अपनी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ, तो क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है। अपने ही घर में हो, उससे बढ़िया और चाहिए क्या। 2 घंटे में मुंबई पहुँच जाते हो, तो ये तो चाहे वो व्यक्तिगत रूप से हो, चाहे सरकार बोले या कोई और बाहर का भी व्यक्ति बोले, तो मुझे तो अच्छा लगेगा और अच्छा लगता है। जैसे क्षेत्रीय भाषाओं को बल देने के लिए भी बात आई कि क्षेत्रीय भाषाओं को बल देना चाहिए, अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को प्रयोग में लाना चाहिए, इसको लेकर आप तमाम फिल्में भी बनाई, गानों का निर्माण होता है, पर तब भी युवा कहीं ना कहीं इनसे दूर होता जा रहा है। इसको करीब लाने के लिए आपके मन में क्या कुछ है? मैं एक जो अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, ये इस सब के पीछे कारण है हम माने हमारा समाज। लोग बोलते हैं कि गढ़वाली में भाषा होनी चाहिए, ये कुमाऊनी भाषा होनी चाहिए। वो रह रहे हैं वो यहीं देहरादून में, उनके बच्चे गढ़वाली कुमाऊनी नहीं बोल रहे, तो समाज से ही परिवर्तन आएगा। सिनेमा में बहुत उम्मीद है, सिनेमा से बहुत उम्मीद है, क्योंकि ये संस्कृति को बदलने का एक माध्यम सिनेमा भी होता है। अब मेरा जो अनुभव रहा, पहले जो कुमाऊनी या गढ़वाली गाने, कमला बिमला वाले गाने जो मुझे पसंद नहीं, और मैं नहीं चाहता हूँ कि उस तरह से कुमाऊनी या गढ़वाली संस्कृति का विकास हो, नहीं चाहिए ऐसे। कमला बिमला, हमारे पहाड़ में रोमांस है ही नहीं इस तरह का, सच्चाई की बात तो ये। लेकिन अर्थपूर्ण सिनेमा बनेगा बंगाली सिनेमा की तरह, मराठी सिनेमा की तरह, उसके बहुत चांस है। युवाओं को आगे आना चाहिए, निश्चित रूप से आना चाहिए। और जब मैं यहाँ देहरादून में हूँ तो व्यक्तिगत रूप से मिलना भी चाहिए उनको, क्योंकि उम्मीद युवाओं से है, चाहे आज वो देश के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हो, चाहे किसी भी हो, युवा लोगों को आगे आना है, उनके साथ बहुत सारी संभावना है। और उत्तराखंडी सिनेमा का भविष्य बहुत बेहतर है।
परमात्मा ने चाहा, अच्छे लोग दिए, मत्ती सबकी भली अच्छी रही तो अच्छा काम हो जाएगा। उसके लिए सरकार को बहुत ज़्यादा खर्च करने की भी आवश्यकता नहीं, नीतियाँ बनाने की आवश्यकता है। नीतियाँ बन जाएंगी तो संस्कृति खड़ी हो जाएगी, सिनेमा बनाने लग जाएंगे लोग, उनको नुकसान भी नहीं होगा। कौन सी ऐसी नीतियां मानते हैं आपकी नीतियों में बदलाव होना चाहिए फिल्म विकास में? एक तो टैक्स फ्री हो, उत्तराखंड की फिल्म जो हमको लग रहा हो कि ये नहीं, ये बेकार है, इससे ये गलत मैसेज जा रहा है, तो उसको टैक्स फ्री ना किया जाए, सिंपल सी बात है। और जो है तो उनके लिए सिनेमा हॉल छोटे छोटे जो चाहे युवा लोग वो करें, और व्यक्तिगत रूप से जितना सरकार की तरफ से होता तो वो मैं करूँगा ही, लेकिन उससे ज़्यादा व्यक्तिगत रूप से करने में मेरे कभी भी तत्पर हूँ। सरकारी काम में क्या होता है कि ऑफिस टाइप हो जाता है, कोई चीज़ बनती है, उसका फिर चर्चा होती है, फिर वो आगे जाएगी, फिर मीटिंग बैठेगी, फिर आगे जाएगी, फिर साइन होंगे, फिर नीचे आएगी, फिर उसमें वार्ता लिख दिया जाएगा, तो फिर दोबारा से वही चीज़ चलेगी। मैं एकदम देसी आदमी हूँ, मैं खड़े सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए। मतलब आपका कहने का मतलब कि एक बार आए प्रोड्यूसर आए तो मतलब एक नीति के तहत एक ही वो विंडो कर रहे हैं। मुझे नहीं, ये चीज़ तो कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात हो गई है, ये हो चुकी है, बल्कि ये सूचना में सिंगल विंडो कर दिया है। और एक चीज़ मुझे लगता है वो कम करना है, जो सिनेमा बनाने वालों से जो पैसे लिए जाते हैं वो उस पर थोड़ा विचार किया, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो दें। पहले खुद ही उनका भरोसा नहीं है बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, उसमें फिर अलग से पैसे भी देने पड़े तो वो चिंता का विषय है। हाँ, जो ज़्यादा पैसे वाली फिल्में, बड़ी फिल्में, उनसे लेना चाहिए, क्योंकि वो तो करोड़ों कमाती भी हैं, तो उनसे लेना भी चाहिए, नो डाउट। मतलब बड़े जो बैनर हैं हाँ, उनसे बिल्कुल टैक्स लिया जाए, पर जो छोटे कलाकार हैं जो बात मतलब भी है, आप देखो कि कोई जानवर भी ऐसे ही करते हैं, उनके पास आया तो वो अपने बच्चों में भी डांट देते हैं, ये भी करते हैं, वो करते हैं। जरूरी नहीं कि हर एक से उम्मीद होती है, कहीं पे खर्च भी होगा, कहीं पे आएगा भी। चलते चलते आपसे एक डायलॉग की फरमाइश चाहेंगे हम, कि जो अपने दर्शकों के लिए आप कह सकें, और साथ ही साथ संदेश भी हो, डायलॉग हो, कुछ भी ऐसा जो आपके दिल में हो। इन्हीं पागल दिमागों में घनी खुशियों के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। वाह, क्या बात है। और ये थे हमारे साथ हेमंत पांडे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती समय हमको दिया। और जिस तरीके से हेमंत पांडे बता रहे थे कि पिथौरागढ़ से गांव से वो आते हैं और सपना देखते हैं, उस दौरान जब घरों में टीवी भी नहीं हुआ करते थे, उस दौरान उन्होंने वो इतना बड़ा एक सपना देखा, उसको साकार किया, और एक चर्चित नाम है देश और दुनिया में वो। जस्ट इमेजिन कीजिए, और इमेजिन अपने आप को, इमेजिनेशन कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से वो कह रहे हैं, माता पिता का आदर भी होना चाहिए, साथ ही साथ जो माता पिता कह रहे हैं वो भी होना चाहिए, पर अपने दिल की भी सुननी चाहिए, और दिल की सुनेंगे और माता पिता की सुनेंगे तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। और एक बात आपकी बात को मैं खत्म करना चाहता हूँ, ये जज्बा हमेशा होना चाहिए अंदर, एकदम नीट एंड क्लीन आप रहोगे तो अब आप दिल से कह पाओगे, क्योंकि मैं कुछ और हूँ, मन में कुछ और है, तो फिर वो बात नहीं निकल पाएगी दिल से। आप दिल से एकदम ऐसे एटीट्यूड के साथ रहिए, ऐसे स्वभाव के साथ कि भाड़ में गई नौकरी बेच खाई बंदूक, भाड़ में गई नौकरी बेच खाई बंदूक, फिर करेंगे नौकरी, फिर खरीदेंगे बंदूक। तो भैया हम तो ऐसे ही हैं। बिल्कुल। पांडे जी की बात के साथ खास बात में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।